डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अपने ओरिलिया की फिजियोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत अपने जो टॉपिक है उसके अंदर इसका नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, इसके अलावा उसकी सर्कुलेशन ऑफ वाटर और लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे जो सिस्टम हैं वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं और अपने इसके अंदर बिंदुवार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र या जो इसका नर्वस सिस्टम है, तो ओरिलिया के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है वो मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। जैसे एक तो इसका मेन नर्व नेट जो मुख्य तंत्रिका तंत्र है, दूसरा इसका डिफ्यूज्ड नर्व नेट विस्तृत तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं, और तीसरा इसका रोपेलियन गैंग्लियंस जो कि 8 इसके अंदर जो नोचेज होती है उनके अंदर रोपेलियन पाया जाता है। तो इसके अंदर जो मुख्य है, जो मेन तंत्रिका तंत्र या जो मेन नर्व नेट है, तो इसके बारे में अपने देखें तो जो ओरिलिया है, ओरिलिया के अंदर जो बाइपोलर नर्व नेट, नर्व सेल्स और नर्व फाइबर पाए जाते हैं। और मुख्य तंत्रिका जाल या जो मुख्य तंत्रिका नेट है वो अधिक विकसित होता है इसके अंतर्गत, और ये इसकी जो सबअम्ब्रेलर सरफेस और जो इसका मेन जो छत्रक जो इसका होता है उसकी जो सर्कुलर केनाल्स है उसके सीमांत भागों के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। तो जो इसकी सबअम्ब्रेलर सरफेस है, सबअम्ब्रेलर सरफेस के अंदर टेंटिकल्स, रोपेलियम, इसकी ओरल आर्म्स, मेन्यूब्रियम इसके अंदर फैला रहता है, और इसके द्वारा सर्कुलर केनाल के पास का जो सीमांत क्षेत्र है उस भाग में एक तंत्रिका रिंग का निर्माण हो जाता है। उसके अंदर नर्व रिंग होती है, इसकी तंत्रिका वलय जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। और ये जो नेट या जो नर्व नेट है वो तेरतिस में जो पेशीय संकुचन का नियंत्रण और नियमन करने का कार्य करता है। तो जब जो मेडुसा स्टेज जो इसकी है वो जब तैरती है तो उसमें इसके अंदर पूरी तरह से जो संकुचन और जो नियंत्रण का काम है वो मुख्य रूप से मेन नर्व नेट के द्वारा होता है। दूसरा इसका जो डिफ्यूज्ड नर्व नेट है, ये तंत्रिका तंत्र इसकी जो सबअम्ब्रेलर सरफेस और एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, यानी जो नीचे की वेंट्रल साइड की कौन सी होगी, इसकी जो मुख्य है ओरल सरफेस और दूसरी उसकी एबोरल सरफेस, उसकी एपिडर्मिस में पाया जाता है। अच्छा, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो मेन नर्व नेट की तुलना में छोटी होती है। इस जो तंत्रिका तंत्र है उसका संबंध रोपेलियम गैंग्लियंस के साथ होता है, और ये जो डिफ्यूज नर्व नेट है वो फीडिंग का नियंत्रण करता है। जब ये भोजन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर इसका नियंत्रण होता है, और ये जो डिफ्यूज नर्व नेट है वो जो संकुचन, इसकी जो छत्रक जो संकुचन करता है उसका इनहिबिट करने का कार्य करता है। जैसे वो क्या करती है, संकुचन करने का कार्य करती है, तो ये उसको इनहिबिट करने का कार्य करता है, रोकता है उसको। तो ये इसका दूसरा जो डिफ्यूज्ड नर्व नेट है, जो मुख्य रूप से जो सबअम्ब्रेलर सरफेस और एक्सअम्ब्रेलर सरफेस है उनकी जो एपिडर्मिस है उनके अंदर एक तंत्रिकाओं का जाल होता है, और मुख्य रूप से जो नियंत्रण है वो क्या है, फीडिंग के ऊपर नियंत्रण है इसका। अच्छा, तीसरा रोपेलियन गैंग्लियन। तो रोपेलियन गैंग्लियन है, ये जो रोपेलियन अपने को पता है रोपेलियन कहाँ पाया जाता है। रोपेलियन जो छत्रक होते हैं, छत्रक के अंदर इसकी जो 8 खांच या जो नोच जिनको अपने बोलते हैं उसके अंदर होता है, और उसके अंदर जो मार्जिनल लेपेट्स होता है, मार्जिनल लेपेट्स के अंदर रोपेलियम पाया जाता है। अच्छा, जो सीमांत संवेदी अंगों के आधार पर जो तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, जो मार्जिनल सेंसरी ऑर्गन्स हैं इसके अंदर, तो इसे अपने रोपेलियन गैंग्लियंस कहते हैं, और इनकी संख्या 8 होती है। अच्छा, जो डिफ्यूज्ड नर्व नेट का संबंध भी रोपेलियन गैंग्लियंस के साथ होता है, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर जो तंत्रिका तंत्र है वो विकसित प्रकार का होता है। अच्छा, फिर अगला अपना टॉपिक इसके अंदर इसका
सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन में मुख्य रूप से जो ओरिलिया है, ओरिलिया के अंदर 3 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक तो इसका है टेंटिकुल या जो संतुलन भी कहते हैं इसको, स्टेटोसिस्ट भी कहते हैं अपने। अच्छा, दूसरा है इसकी 2 इसके अंदर ओशिलाई पाई जाती है, ओशिलाई या नेत्रक जिनको अपने कहते हैं, और 2 इसके अंदर ओल्फैक्टरी पिट पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये इसका जो सेंसरी ऑर्गन है वो इसके अंदर डेवलप होता है। तो इसकी अपनी चर्चा करें तो सबसे पहले इसका टेंटिकुलोसिस्ट। तो टेंटिकुलोसिस्ट 2 ओशिलाई व 2 ओल्फैक्टरी पिट, ये सारे हैं परस्पर आपस में मिलकर एक संवेदी इकाई का निर्माण करते हैं और जिसे अपने रोपेलियम कहते हैं। और ओरिलिया के अंदर 8 रोपेलियम पाए जाते हैं। जैसे अपने इसके स्ट्रक्चर में पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो इसका मार्जिनल पार्ट होता है, उस मार्जिनल पार्ट के अंदर, जैसे इस डायग्राम के अंदर ये दिखा रखा है, जो इसकी मार्जिनल सरफेस अपने नीचे का देखें तो ये बीच बीच में इसमें जो खांच पाई जाती है, जो नोच है, वो इसके क्या है, रोपेलियम है। और रोपेलियम के अंदर टेंटिकुलोसिस्ट, ओसिलाई और ओल्फैक्टरी पिट ये इसके अंतर्गत होते हैं। तो अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले टेंटिकुलोसिस्ट की। टेंटिकुलोसिस्ट क्या है? तो ओरिलिया है, ओरिलिया के अंदर 8 टेंटिकुलोसिस्ट पाए जाते हैं, अपने को पता है। और इनकी जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, 4 तो पररेडियई और 4 इंटररेडियई स्थिति में होते हैं। जो पररेडियल कैनाल और इंटररेडियल कैनाल जहाँ पर स्थित होती है, तो ये उनकी लोकेशन होती है। अच्छा, स्ट्रक्चर रूप से में देखें अपने तो ये जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर का, तो इसमें देखो मार्जिनल लिपिड्स है, मार्जिनल लिपिड्स के बीच के अंदर अपने देखें तो एक मुग्दरा, ये मुग्दर के आकार की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अपने को। ये इसका क्या है, रोपेलियम है। जो सेंटर में जो अपने को दिखाई दे रहा है वो क्या है, इसका स्टेटोसिस्ट या जैसे अपने टेंटिकुलोसिस्ट कहते हैं। तो जैसे ये डायग्राम देखो अपने, तो इस डायग्राम में पूरी स्ट्रक्चर क्लियर है। जो बाहर की तरफ तो 2 इसके अंदर हुड जो छत्रक इसको घेरे रहते हैं वो है, और बीच के अंदर ये एक मोटी मुद्राकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये क्या है, इसका टेंटिकुलोसिस्ट है। तो आकृति के आधार पर अपन कहें तो ये मुद्राकार है, जो कि 2 मार्जिनल लिपिड्स के बीच में पाए जाते हैं। अच्छा, इसे बाहरी ओर से छत्र की सीमा ढके रहती है। जैसे ये हुड अपने जिसे कहते हैं, जैसे हुड कहते हैं अपने, है ना। तो टेंटिकुलोसिस्ट अंदर से खोखले होते हैं क्योंकि इनमें सर्कुलर कैनाल जाती है। जो इसकी बीच की कैविटी बन रही है एक, तो ये इसकी कौन सी है, सर्कुलर कैनाल है। तो ये अंदर से खोखले होते हैं। अच्छा, ये जो इसकी कैविटी है वो कैविटी गैस्ट्रोडर्मिस द्वारा लेयर्ड रहती है। तो अंदर का जो लेयर है वो कौन सा है, गैस्ट्रोडर्म कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है। अच्छा, टेंटिकुलोसिस्ट के जो दूरस्थ भाग है, यानी इसका कौन सा जो एंड पार्ट है, ये वाला एंड पार्ट है, ये इसका दूरस्थ भाग है, और ये स्टेटोलिथ कोशिकाओं का समूह है, इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो ये कोशिकाएं जो स्टेटोलिथ कोशिकाएं होती है वो बहुभुजीय होती है, और इन कोशिकाओं की ओरिजिन गैस्ट्रोडर्म कोशिकाओं के द्वारा होती है या गैस्ट्रोडर्मिस के द्वारा होती है। और प्रत्येक जो स्टेटोलिथ सेल है उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की कणिकाएं पाई जाती है। तो ये जो आगे जो इसमें कण कण जैसे ये दिखा रखे हैं, ये सारे के सारे क्या है, इसके स्टेटोलिथ है, जो कि इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट पाए जाते हैं। अच्छा, टेंटिकुलोसिस्ट के नीचे, जैसे नीचे का जैसे इसका हुड बन रहा है, इसको ऊपर और नीचे से 2 फ्लैप है वो घेरे हुए हैं। तो ये जो नीचे का है उसके नीचे अंदर इसके अंदर क्या होती है, इसकी सेंसरी सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स द्वारा निर्मित एक पैड या जो गद्दी पाई जाती है। तो जो नीचे का हुड है उसके अंदर सेंसरी सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। और जो टेंटिकुलोसिस्ट का जो आधार व दोनों ओर एपिडर्मिस मोटी हो जाती है, वह इसमें अनेक संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। ये संवेदी कोशिकाएं सबअम्ब्रेलर नर्व नेट से जुड़ी रहती है
तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। और टेंटिकुलोसिस्ट का कार्य देखें तो ये एक बैलेंसिंग कार्य करता है, संतुलन अंग है इसका, और जो तैरते समय जंतु का संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो ये इसका जो बीच का जो पार्ट दिखा रखा है वो है टेंटिकुलोसिस्ट। फिर दूसरा इसके अंदर जो ओसिलाई या जो नेत्रक है, तो इसके अंदर 2 ओसिलाई और 2 आते हैं। तो स्ट्रक्चर के रूप में अपने देखें तो जो रोपेलियम है, एक रोपेलियम के अंदर 2 ओसिलाई या 2 नेत्रक पाए जाते हैं। और एक जो जैसे इसके स्ट्रक्चर में देखो आप, जो टेंटिकुलोसिस्ट है तो एक तो इसके अंदर ऊपर की तरफ है पिगमेंटेड स्पॉट ओसिलस, और दूसरा नीचे की तरफ पिगमेंट कप ओसिलस। 2 इसके अंदर ये अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों इसके नेत्रक है। अच्छा, जो एक ओसिलस या जो नेत्रक है उसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म के द्वारा होती है, और दूसरी ओसिलस है उसकी उत्पत्ति एंडोडर्म के द्वारा होती है। तो एक्टोडर्म द्वारा उद्गमित जो ओरिजिनेट ओसिलस है उसको अपने पिगमेंट स्पॉट ओसिलस कहते हैं, जो कि ऊपर वाला है। और दूसरा एंडोडर्म द्वारा जो ओरिजिनेट ओसिलस है वो पिगमेंट कप ओसिलस कहलाता है। और ये स्टेटोलिथ कोशिकाओं के पास स्थित है। जैसे ये इसके स्टेटोलिथ सेल्स है और उसके नज़दीक ये जो अपने को एक ये डार्क ड्रॉप बिंदु के रूप में जो दिखाई दे रहा है वो पिगमेंट कप ओसिलस है। अच्छा, इसमें पिगमेंट और जो एंडोडर्म की जो सेंसरी सेल्स है वो इसके अंदर पाई जाती है। अच्छा, ओसिलस का जो काम की स्थिति में है, इसका जो फंक्शन है वो देखें अपनी, तो ये क्या होता है, प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं। अच्छा, ओसिलाई की जो संवेदी कोशिकाएं हैं वो नर्व नेट से जुड़ी रहती है। तो इस तरह से ये सेंसरी ऑर्गन के रूप में इसके अंदर 2 ओसिलाई है। अच्छा, जो ओल्फैक्टरी पिट्स या जो घ्राण पिट्स या जो गर्त हैं उसकी बात करें तो इसके अंदर 2 ओल्फैक्टरी पिट्स पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों के दोनों ओल्फैक्टरी पिट है ये देखो एक्टोडर्म के द्वारा निर्मित हैं, और एक तो ऊपर की तरफ इसका कौन सा है, आउटर ओल्फैक्टरी पिट या जिसे एबोरल ओल्फैक्टरी पिट कहते हैं। और जो दूसरा इसके अंदर जो टेंटिकुलोसिस्ट है उसकी जो अंदर की कैविटी है हुड के बीच में जो एक ये डीप का जो गर्त दिखाई दे रहा है वो इसका कौन सा है, एबोरल या जिसे अपने इनर ओल्फैक्टरी पिट कहते हैं। तो जो ओल्फैक्टरी पिट्स है ये रोपेलियम में 2 अपने को पता है कि 2 ओल्फैक्टरी पिट पाए जाते हैं, और ये एपिडर्मिस के भीतर की तरफ धंसने के फलस्वरूप बनते हैं। जो एपिडर्मिस की सेल्स है वो अंदर की तरफ इन्विजनेट कर जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है, जिसके फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। अच्छा, इन पिट्स की जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में सेंसरी कोशिकाएं पाई जाती है, और एक ओल्फैक्टरी पिट हुड के आधार पर पाया जाता है, और इसे अपने कौन सा है, आउटर ओल्फैक्टरी पिट या एबोरल ओल्फैक्टरी पिट कहते हैं। और दूसरा ओल्फैक्टरी पिट है वो सेंसरी जो इसकी जो सिलेटेड सेंसरी एपिथेलियल सेल्स है उनके पास में पाया जाता है, और ये इसका इनर ओल्फैक्टरी पिट है। अच्छा, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अंदर जो ओल्फैक्टरी पिट है ये क्या होता है, इसका रसायनग्राही संवेदी अंग है, कीमोरिसेप्टर है। तो इस तरह से इसके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन है वो टेंटिकुलोसिस्ट, ओसिलाई और ओल्फैक्टरी पिट। तो फंक्शन अपने को पता ही है कि जो टेंटिकुलोसिस्ट है वो क्या है, संतुलन बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंस का कार्य करेगा, तैरते समय जंतु का संतुलन बनाए रखता है। दूसरा ओसिलाई है वो कौन सा है, फोटो रिसेप्टर है, तो प्रकाश के प्रति जो भी संवेदनाएं या जो भी है प्रकाश की जो लाइट कम है ज़्यादा है तो ये फोटो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। और तीसरा इसका ओल्फैक्टरी पिट है, ये कीमो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो ओरिलिया है, ओरिलिया के अंदर निडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है, निडोब्लास्ट या इसे अपने दंश कोशिकाएं कहते हैं। तो जो जो ओरिलिया के अंदर जो उपस्थिति है वो क्या है, सिलेंटेड समूह का विशिष्ट कैरेक्टर है। अपने को पता है कि केवल जो सेंस इसके अंदर ही पाई जाती है। ये तो जो निडोब्लास्ट सेल की उपस्थिति फाइलम सिलेंट्रेटा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अच्छा, ओरिलिया में जो निडोब्लास्ट वो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस और जो इसकी सब अम्ब्रेलर सरफेस है, जैसे एक्स अम्ब्रेलर सरफेस में
इसकी टेंटिकल्स, सबजेनाइट, और दूसरा जो सबअम्ब्रेलर सरफेस है, सबअम्ब्रेलर सरफेस में इसकी ओरल आर्म्स जो भुजाएं हैं वो, और मेन्यूब्रियम इसकी एपिडर्मिस के अंदर पाई जाती है। अच्छा, जो गैस्ट्रोडर्मिस है, जो अंदर का लेयर है इसमें, तो गैस्ट्रोडर्मिस में ये कोशिकाएं केवल गैस्ट्रिक फिलामेंट में पाई जाती है। और ओरिलिया के अंदर जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स है वो दो प्रकार की होती है, ऐसा माना जाता है, जैसे एट्राइकस आइसोराइजा और हेट्रोट्राइकस माइक्रोबेसिस यूरिटेल्स, ये दो होती है इसके अंदर, एट्राइकस और हेट्रोट्राइकस, दो प्रकार की इसके अंदर न्यूरोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। इसके अलावा इसका जो मुख्य एक जो बिंदु है अपना है वो सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जो पानी है, पानी का इसके अंदर प्रिसंचरण किस तरह से होता है। तो ओरिलिया के अंदर अपने को पता है कि इसका जो गैस्ट्रोडर्मल कैनाल सिस्टम है वो पूरी तरह से डेवलप होता है। तो गैस्ट्रोडर्मल कैनाल सिस्टम से होकर इसके अंदर जो पानी या जो जल है वो प्रिसंचरण करता है, सर्कुलेशन करता है। तो इस तंत्र की जो कैनाल्स हैं उनके अंदर जो अंदर का लेयर है वो किसके, गैस्ट्रोडर्म कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ होता है। और गैस्ट्रोडर्म की जो ये कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या होते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। तो ये कौन सी, सीलिएटेड सेल्स होती है, सीलिएटेड गैस्ट्रोडर्मिक सेल्स। तो ये जो सीलिया होता है उनके अंदर लगातार स्पंदन होता रहता है, जिससे जल की धारा का प्रवाह होता है, जल की धारा उत्पन्न होती है। तो ये जो जल की धारा है उसके द्वारा जो पानी है एक निश्चित मार्ग से, जैसे मुख, इसका जो माउथ है, माउथ में आता है, फिर माउथ से होकर ये स्टमक में चला जाता है, और फिर स्टमक से ये इसका जो गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल है उसके द्वारा गैस्ट्रिक पाउच में पहुंच जाता है। और जो गैस्ट्रिक पाउच है उस गैस्ट्रिक पाउच से ये जल एड्रेडियल कैनाल्स के द्वारा सर्कुलर कैनाल्स में पहुंच जाता है, और सर्कुलर कैनाल से ये इसकी जो पर रेडियाई और जो इंटर रेडियाई है उनके अंदर प्रवेश करता है। तो जो पर रेडियाई है, तो पर रेडियाई के अंदर ये जल है वो सीधा के सीधा क्या है, जैसे अपने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है कि पर रेडियाई होती है वो ओरलाम्स की जो रेडियस होती है वहाँ पर होती है। तो ये डायरेक्ट क्या है, स्टमक में खुल जाता है, तो स्टमक में पहुँच जाता है, और वहाँ से गलट के द्वारा फिर ये एक्सेलेंट वाटर जो पानी का जो प्रवाह है बाहर की तरफ, जो इसके ओरलाम्स की बेसल ग्रूव होती है उनके द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका एक निश्चित मार्ग बनता है। इसी तरह से अपने इसकी इंटररेडियल कैनाल्स में देखें तो जैसे सर्कुलर कैनाल से किसमें, इंटररेडियल कैनाल्स में आएगा, तो इंटररेडियल कैनाल से ये इसके जो एक्सेलेंट और जो गैस्ट्रो ओरल कैनाल्स हैं वहाँ पर पानी पहुँचता है, और वहाँ से फिर ये इसकी एक्सेलेंट करंट इन बेसल ग्रूव ऑफ ओरलाम्स। तो जो पानी का प्रवाह है वो डायरेक्ट ओरलाम्स की बेसल ग्रूव के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसमें ये जो इसका आरेख ही अपने चित्र है इसके अंदर का, तो इसमें देखो लेटरल ट्रैक्ट ऑफ ओरलाम्स, तो जो पानी है वो ओरलाम्स की जो लेटरल गुहा है या जो लेटरल कैविटी है वहाँ से अंदर प्रवेश करता है और माउथ में पहुँचता है, फिर माउथ से आमाशय में आता है, स्टमक में आता है, और फिर ये गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल के द्वारा गैस्ट्रिक पाउच में पहुँचता है। तो गैस्ट्रिक पाउच के अंदर अपने को पता है कि इसके अंदर इसकी जो एड्रेडियल कैनाल और इंटररेडियल कैनाल्स होती है, तो ये जो दो एड्रेडियल कैनाल्स है उन एड्रेडियल कैनाल्स के द्वारा जो बाहर मार्जिनल कैनाल्स होती है जिन्हें अपने सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं, तो सर्कुलर कैनाल के अंदर पहुंचता है, और फिर सर्कुलर कैनाल से ये अलग अलग पररेडियल कैनाल और इंटररेडियल कैनाल्स इनके द्वारा पानी वापस अंदर की तरफ आता है। तो जो पररेडियल कैनाल्स है वो डायरेक्ट स्टमक में खुलती है, तो स्टमक में पहुंचता है करंट इन बेसल ग्रूव ऑफ ओरलाम्स। तो जो पानी का प्रवाह है वो ओरलाम्स की बेसल ग्रूव के द्वारा बाहर हो जाता है। इसी तरह से जो इंटररेडियल कैनाल है वो एक्सेलेंट, और जो इसकी गैस्ट्रो ओरल कैनाल है ओरलाम्स की बेसल ग्रूव के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो जल का प्रवाह है
वो है। तो ये क्लियर दिखा रखा है अपने, जो ये नीला कलर का जो दिखाया है ये गैस्ट्रोजेनिटल कैनाल है, यहाँ से ये प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद में ये एड्रिनल कैनाल साइड में जो दो दिखाई दे रही है अपने को, तो एड्रिनल कैनाल से बाहर की जो रिंग है जिसे सर्कुलर कैनाल कहते हैं वहाँ पर पहुँचता है, और फिर ये पररेडियल कैनाल और जो इंटररेडियल कैनाल है जो ब्रांच्ड है दोनों की दोनों, तो उनके द्वारा अंदर की तरफ वापस आता है और फिर ओरलम्स के द्वारा ये बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो ओरिलिया है, ओरिलिया के अंदर सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जो पानी का प्रवाह है वो होता है। अच्छा, इसके जो पानी का जो परिसंचरण है या सर्कुलेशन ऑफ वाटर है उसके द्वारा अपने जो फंक्शन है उसके अंदर एक तो सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर पूरी तरह से सहायक होता है। तो इसी के द्वारा सारा का सारा जो इसकी फिजियोलॉजी की जो एक्टिविटीज़ है वो सारी संपन्न होती है। तो इसमें जो ये वीडियो है अपनी, इसके अंदर भी इसके सेंसरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, न्यूरोब्लास्ट सेल और सर्कुलेशन ऑफ वाटर, चार जो टॉपिक है वो अपने देखे हैं। इसके अलावा इसकी जो लोकोमोशन, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ये अगले वीडियो में देखेंगे, और फिर इसके जो रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल है उससे संबंधित एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू।